स्वागत है आप सभी प्यारे बच्चों का फिर से आपके अपने YouTube चैनल द यूनिवर्स फिजिक्स क्लासेस बाय अमन सर में। बच्चा रेडियो सक्रियता रेडियो एक्टिविटी का हिंदी मीडियम का पोर्शन अभी जस्ट शूट कर रहे हैं और रेडियो एक्टिविटी क्या है अच्छे से समझते हैं। देखिए यहाँ से जैक बोर्ड में एक्चुअली सिलेबस से इसको हटा दिया गया है, लेकिन लर्निंग आउटकम में जैक बोर्ड में डाल दिया है। सीबीएसई बोर्ड में भी इसका इंट्रोडक्शन पोर्शन आपको देखना पड़ेगा। तो कहाँ क्या देखना पड़ेगा और कहाँ से कितना नंबर आता है ये मैं अभी जस्ट आपको बताऊंगा। वीडियो में बने रहिए। बहुत बड़ा ये टॉपिक नहीं है, बहुत छोटा सा टॉपिक है, चलते फिरते भी कर लीजिएगा इसको। बस बने रहिए कुछ देर आप। और स्टार्ट करते हैं हम लोग रेडियो एक्टिवता, हिंदी इंग्लिश में कहते हैं इसको रेडियो एक्टिविटी। तो बच्चा लोग आप देख पा रहे होंगे क्या है। पहले रेडियो एक्टिविटी क्या है समझिए आप। देखिए बेटा, कोई भारी तत्व जैसे यूरेनियम अपने आप क्या होता है कि कोई भी जितने भारी तत्व है अपने आप विकिरण निकालने लगता है, विकिरण उत्सर्जित करने लगता है। और यही घटना कहलाती क्या है बेटा? रेडियो एक्टिवता। इंग्लिश में इसको कहते हैं रेडियो एक्टिविटी। पढ़ के देखिए, बोलता किसी भारी तत्वों से स्वतः अपने आप ही कुछ नहीं करना पड़ता है, अपने आप ही विकिरण उत्सर्जित होते रहने की घटना को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिवता कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? और जिस पदार्थ में ऐसा देखने को मिलता है उस पदार्थ को क्या कहते हैं? रेडियो एक्टिव पदार्थ कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? आप समझते हैं बेटा कि कोई कैसे उत्सर्जित होता है, क्या क्या उत्सर्जित होगा तो क्या क्या निकलेगा। तो जब कोई पदार्थ अपना विकिरण उत्सर्जित करेगा तो तीन तरह के विकिरण उत्सर्जित करता है, तीन तरह की किरणें उत्सर्जित करती है। जैसे मान लेते हैं ये एक लेड ब्लॉक लिए हुए हैं, जहां पे क्या रखते हैं? एक रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखे हैं। देखिए यहाँ पे रेडियो एक्टिव पदार्थ इसको बोल दिए, रेडियो एक्टिव पदार्थ को रखे हैं और इससे स्वतः ही विकिरण उत्सर्जित हो रहा है। कौन कौन से विकिरण उत्सर्जित हो रहा है? देखिए आपको देखने को मिलेगा, पहला अल्फा कण, दूसरा बीटा कण और तीसरा गामा किरणें। अब देखिए बेटा, हम क्या किए हैं, जो ये विकिरण निकल रहा था सीधा निकलना चाहिए था, लेकिन हमने क्या किया? दो प्लेट लिया, एक ऋणात्मक प्लेट लिया, एक धनात्मक प्लेट लिया। तो इसके लेने से क्या क्या हो गया? देखिए, जो कुछ विकिरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ी, कुछ विकिरणें धनात्मक प्लेट की ओर मुड़ी और कुछ सीधा निकल गया। तो जो विकिरणें ऋणात्मक प्लेट की ओर मुड़ी वो है अल्फा कण। क्या है बेटा? अल्फा कण। तो इससे क्या पता चला? ऋणात्मक को कौन आकर्षित करना चाहेगा? ऋणात्मक किसको आकर्षित करेगा? किसको आकर्षित करेगा? धनात्मक को। तो इसका मतलब है अल्फा कण क्या है? धनात्मक कण है, धनात्मक है, धनात्मक है। क्लियर है या नहीं है? और धनात्मक की ओर जो मुड़ जाएगा मतलब वो कौन क्या है? बीटा कौन है। और बीटा कौन धनात्मक की ओर मुड़ेगा कौन? धनात्मक किसको आकर्षित करेगा? ऋणात्मक को अपनी ओर आकर्षित करेगा। तो बीटा कण कौन सा कण होता है? ऋणात्मक कण। ठीक है। और गामा क्या होगा? गामा किरणें ना तो ये इसको आकर्षित करेगा ना तो ये आकर्षित करेगा, गामा सीधे निकल जाएगा। गामा किरणें आप विद्युत चुंबकी क्या कहते हैं तरंग वाला चैप्टर में आप सबसे लास्ट वाला किरणें 7वां नंबर में जो किरणें होती है वो गामा किरणें होती है। ये ना तो विद्युत क्षेत्र या चुंबकीय क्षेत्र द्वारा विचलित होती है। क्लियर है या नहीं है? तो बच्चा लोग उम्मीद करते हैं यहां तक आपको मजा आया होगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग, आप सबके गुण देखते हैं, अल्फा कणों के गुण देखते हैं। स्टार्ट करके एक एक टू करके गुण देखना चालू करते हैं। क्लियर है? तो सबसे पहले हम अल्फा कणों के गुण देखते हैं। और अल्फा कणों के गुण में क्या है देखिए, ध्यान दीजिए। अल्फा कण जो है आपको हम बताए थे वो ऋणात्मक प्लेट की ओर जा रही थी ना, मतलब धनात्मक होगा। तो अल्फा कण जो होता है एक हीलियम नाभिक के समान होता है। हीलियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 2 होता है। और द्रव्यमान संख्या कितना होता है? 4 होता है। तो हीलियम के नाभिक के समान होता है, मतलब हीलियम के नाभिक। अच्छा, परमाणु संख्या का 2 का मतलब क्या होगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन। मैंने अल्फा कण में कितना क्या क्या होगा? 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, एक चीज और, अल्फा कण धनावेशित कण होते हैं, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। इस पर आवेश कितना होता है? +2e। अरे 2 प्रोटॉन का मान, 2 प्रोटॉन है ना, तो +2 e का मान 1 दशमलव कितना होता है? 6 गुना 10⁻⁻19 होता है। क्लियर है? यहां पे लिखे हुए हैं जहां e बराबर इतना है। उम्मीद करते हैं समझ में आएगा। 2 प्रोटॉन या 2 इलेक्ट्रॉन, मतलब सॉरी 2 प्रोटॉन है ना, तो 2 प्रोटॉन में 2e का मान कितना होता है? इतना होता है। क्लियर है या नहीं है? आगे ये कितना किस वेग से उत्सर्जित होता है? अल्फा कण का वेग जो होता है वो 1.4 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड से 2.2 गुना 10⁻7 मीटर प्रति सेकंड होता है। याद रखिएगा इसको। क्लियर है? और सबसे इंपॉर्टेंट यहां पे जो है ये है, ये गुण है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है ना, तो मतलब ये अल्फा कण जो होता है विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र दोनों में विक्षेपित हो जाता है। बीटा भी दोनों में विक्षेपित हो जाएगा, देखेंगे हम लोग। क्लियर है या नहीं है? और अल्फा कण का विराम द्रव्यमान किसी प्रोटॉन है ना, 2 प्रोटॉन ही है ना, तो प्रोटॉन के द्रव्यमान का
चार चार गुना होता है, 4 गुना होता है। क्लियर है? देखो बेटा, अल्फा कण क्या है, 2 गो प्रोटॉन और 2 गो न्यूट्रॉन से अल्फा पार्टिकल मिला, तो अल्फा पार्टिकल का टोटल द्रव्यमान कितना हो जाएगा, 2 गो न्यूट्रॉन, चारों मिला दिएंगे तो चारों 4 किसके हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। किसके किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान का 4 गुना हो जाएगा। क्लियर है? यहाँ पे दिए हुए द्रव्यमान अल्फा पार्टिकल का किसके गुना, 4 गुना हो जाएगा। किसके, प्रोटॉन के द्रव्यमान का। चलिए अब आते हैं बेटा बीटा कणों का गुण। तो बीटा कण क्या होता है, बहुत तेजी से दौड़ने वाला कण होता है। तो बीटा कण तीव्र वेग से चलने वाला क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। तभी तो बीटा कण पॉजिटिव की ओर आकर्षित हो रहा था, पॉजिटिव प्लेट की ओर। आगे देखिए, बीटा कण पर ऋणात्मक आवेश होता है, ये तो बता दिए, तभी ना धनात्मक की ओर अट्रैक्ट हुआ। ऋणात्मक आवेश इलेक्ट्रॉन पर आवेश के बराबर होता है, और इलेक्ट्रॉन का आवेश कितना होता है, -1.6 गुना 10⁻⁻19 कूलम, इतना ही होता है। क्लियर है या नहीं है? अच्छा, बीटा कण का विराम द्रव्यमान इलेक्ट्रॉन के द्रव्यमान के ही बराबर होता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कितना होता है, 9.1 गुना 10⁻31 kg, तो बीटा कण का भी द्रव्यमान इतना ही होगा। क्लियर है? अब इसका वेग कितना होगा, इसका वेग 2.97 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड के वेग से उत्सर्जित होता है। क्लियर है या नहीं? वहां पे जैसे अल्फा कण में क्या बोले थे, ये विद्युत क्षेत्र और चुंबकीय क्षेत्र में विचलित हो जाता है, तो ये भी विक्षेपित हो जाएगा। ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित हो जाता है। उम्मीद करते हैं यहां तक आपको समझ में आया होगा। आगे बढ़ते हैं, अल्फा बीटा हो गया, अब किसकी ओर बढ़ेंगे बच्चे लोग, गामा किरणें की गुण की ओर। तो गामा के बारे में तो हम आपको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव यानी विद्युत चुंबकीय तरंगे चैप्टर नंबर 8 में पढ़ा चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार बताना चाहते हैं। देखिए बेटा, ये गामा किरणें क्या है, बताइए, ये किरणें विद्युत चुंबकीय तरंगों, अर्थात ये भी फोटोन है। विद्युत चुंबकीय तरंगे जितने भी है सब फोटोन के वेग से चलता है। और फोटोन किस वेग से चलता है, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड। तो इसका भी वेग देखिए, नीचे लिखे होंगे हम, 3 गुना 10⁻8 मीटर प्रति सेकंड होता है। क्लियर है? अच्छा, ये आवेश रहित होते हैं, इस पे ना तो धनात्मक आवेश ना तो ऋणात्मक आवेश होगा। क्लियर है या नहीं? और इसका विराम द्रव्यमान कितना होता है, 0 होता है। फोटोन का भी विराम द्रव्यमान 0 होता था, इसलिए इसका भी विराम द्रव्यमान 0 ही होगा। क्लियर है? और नीचे देखिए, सबसे की पॉइंट जो जानना है वो जानना क्या है बेटा लोग, ये जानना है कि ये विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्रों में अविक्षेपित रहती है। ना तो ये विद्युत क्षेत्र में विक्षेपित होगी, ना तो चुंबकीय क्षेत्र में विक्षेपित होगी। क्लियर है? ये अविक्षेपित रहती है। चलिए अब आता है बेटा रेडियो एक्टिव क्षय का नियम। तो रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या है, ये इंपॉर्टेंट है। अगर देखिए वहां तक अभी तक जितना पढ़े ऑब्जेक्टिव में, वहां से क्वेश्चन एकदम भर भर के आएगा। क्लियर है या नहीं है? अब अगर 3 नंबर का, देखिए चांसेस तो कम होते हैं, लेकिन 3 नंबर का क्वेश्चन अगर इस टॉपिक से आया तो यही क्वेश्चन आएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाएगा। क्लियर है? इसका डेरिवेशन बहुत छोटा है, देख लीजिए, समझ में आराम से आ जाएगा। क्लियर है? तो सबसे पहले रेडियो एक्टिव क्षय का नियम क्या कहता है, एक बार जानने की कोशिश करते हैं बेटा। देखिए, मान लेते हैं कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है जिसको एन से सूचित की, और बोला कि इसमें विघटन में टूटने की दर माने समय के सापेक्ष में इसका डिफरेंशिएशन कर दीजिए। इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, इसको पढ़ेंगे। ये किसके समानुपाती होता है, ये समानुपाती होता है किसके, जो देखिए कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ लिए, उसमें विघटन हो रहा है, लेकिन एक साथ सब परमाणुओं का विघटन नहीं हो जाएगा ना, धीरे धीरे करके होगा। तो जितना परमाणुओं का विघटन नहीं हुआ है, उन सभी परमाणुओं के समानुपाती होता है। एन मान लेते हैं, एन क्या है यहां पे अभी मानना पड़ेगा, ये अविघटित रहे परमाणुओं की संख्या है। पढ़ के देखिए, यही है रेडियो सक्रियता, रेडियो एक्टिव क्षय का नियम है। क्लियर है? पढ़ के देखिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के विघटन की दर, ये क्या होता है बेटा, पदार्थ में अविघटित रहे परमाणुओं की संख्या यानी एन के क्या होता है, समानुपाती होता है। अर्थात करके हम, अच्छा विघटित हो रही है मैंने कमी आ रही है, तो यहां माइनस लगा दिए, और अर्थात d/dt और n का डिफरेंशिएशन समानुपाती किसके हो गया, n के। आप जब भी जानते हैं, आप जब भी समानुपाती हटता है बराबर के साथ एक नियतांक आता है। यहाँ पे ये नियतांक क्या है बेटा लोग, यहाँ पे ये नियतांक अल्फा आ रहा है। क्लियर है या नहीं है? ये नियतांक क्या है, अल्फा है। क्लियर? अब देखिए एक काम और करिए, अल्फा क्या है बता रहे हैं अभी जस्ट, एक काम और करिए, ये हम क्या कर सकते हैं, इस माइनस को इधर दोनों तरफ माइनस से गुना कर दीजिए, तो ये माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस में बदल जाएगा, और यहाँ पे प्लस था, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस। अब यहाँ पे अल्फा बता दिया, अल्फा क्या है, एक नियतांक, जिसे क्या कहते हैं, क्षय नियतांक कहते हैं, या विघटन नियतांक कहते हैं। क्लियर है या नहीं है? अब देखिए बेटा समझिए, अब एक काम करते हैं, इस n को यहाँ पे गुना में था, इधर ले आएंगे तो भाग में हो गया, और dt यहाँ पे भाग में था, इधर भेज देंगे तो गुना में हो जाएगा। देख लीजिए एक बार, गुना में कर दिए इधर dt।
अब दोनों तरफ इंटीग्रेशन कर देते हैं, और दोनों तरफ इंटीग्रेशन करेंगे तो इधर भी इंटीग्रेशन इधर भी इंटीग्रेशन, देखिए दोनों तरफ किए हैं। अब देखिए बेटा समझिए, एक चीज याद रखिएगा, यहां पे जो है 1/n dn है। देखिए एक फॉर्मूला बताते हैं, 1/x इंटीग्रेशन 1/x dx का फॉर्मूला होता है log x। क्या होता है? log बेस e x होता है। तो ऐसे ही यहाँ 1/n है, dn है, तो क्या हो जाएगा? log e n। क्लियर है? और बेटा ये लैम्डा और माइनस कॉन्स्टेंट था, बाहर निकल गया। अब बचा क्या? इंटीग्रेशन dt, और डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन खत्म हो जाएगा तो बचेगा क्या? t बचा, और साथ के साथ एक कांस्टेंट यहाँ पे बचता है, उसको जिसको बोलते हैं c। कहानी समझ में आया ना? आगे बढ़ते हैं। अब देखिए बेटा हो क्या रहा है, हम मान लेते हैं कि समय t बराबर 0 है। क्या है? मान लेते हैं समय t बराबर कितना है? 0 है। तो उस समय जो n होगा वो कितना होगा? n0 होगा। क्लियर है या नहीं है? जो समय n होगा वो कितना होगा? n0 होगा। देखिए इसको हम पहले ऊपर वाला को समीकरण 1 मान लिए थे, अब समय t बराबर 0 माने तब n बराबर क्या हो गया? n0। अब n बराबर n0 यहाँ पे रखिए तो log e n0 हो जाएगा। क्लियर है? देखिए log e n0 हो गया, और माइनस लेमडा समय का हम वैल्यू कितना लिखे थे? t बराबर 0 ले लिए, बचा क्या? c। ये तो पूरा 0 हो जाएगा, तो c बराबर कितना बचेगा? log e n0। c बराबर log e n0 बचा। अब क्या करेंगे? समीकरण 1 में c का मान तो रख देंगे, तो क्या हो जाएगा? समीकरण 1 में रखेंगे तो log e n और साथ के साथ माइनस लेमडा टी, और c के जगह में क्या रखेंगे? log e n0। देख लीजिए log e n0 रख दिए। अब क्या हो जाएगा बेटा? यहां पे रख दिए। अब ये वाला टर्म को, ये पूरा प्लस है, इधर उठा के लाएंगे तो क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। तो देखिए log e n इधर था ही, और ये पूरा टर्म इधर आके log e n0 हो गया, और बचा के इधर माइनस लेमडा टी। क्लियर है या नहीं है? अब देखो बेटा, log इसको बोलिए m और इसको बोलिए n। log m माइनस n का एक फॉर्मूला होता है, log e m माइनस log e n का फॉर्मूला होता है log m बटे n। तो वही किए है बेटा यहाँ पे, log m माइनस log n को m बाय n की, m के जगह में n था और n के जगह में n0 था। क्लियर है? तो दोनों को लिख दी। अब इक्वल टू में इधर क्या बचा बेटा? माइनस लेमडा टी। क्लियर है या नहीं? अब log टू उधर जाएगा, जब log उधर जाता है तो e टू दी पावर हो जाता है, एक्सपोनेंशियल हो जाता है। तो e टू दी पावर हो जाएगा कितना? इधर क्या है? ये सब पावर में आ जाएगा, माइनस लेमडा टी। e के ऊपर में पावर माइनस लेमडा टी आ गया। इधर क्या बचा? n n0 बचा। n बराबर यहाँ से निकालना चाहिए तो क्या मिला हमको बेटा? n0 e टू दी पावर लेमडा टी। ये है फाइनल एक्सप्रेशन। क्लियर है या नहीं है? इसको याद रखना पड़ेगा बेटा। क्लियर? इससे डायरेक्ट क्वेश्चन भी बन जाता है। चलिए अब एक छोटा सा पोर्शन और है, छोटा सा, ज्यादा नहीं, बहुत छोटा है। क्लियर है? अब है बेटा अगला पोर्शन क्या? रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु। देखिए अर्ध आयु मतलब क्या होता है समझिए, किसी रेडियो एक्टिव पदार्थ के आधे परमाणुओं को विखंडित होने में लगा समय। जैसे कि कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ है, वो आधा विखंडित हुआ, कितना? आधा, उसमें जो समय लगेगा उसको बोलेंगे रेडियो एक्टिव पदार्थों की अर्ध आयु। क्लियर है ना? और हम जानते हैं कि अभी जस्ट निकाले हम लोग, क्या निकाले? n बराबर n0 e टू दी पावर माइनस लेमडा टी। क्लियर है या नहीं? ये निकाले। अब क्या करेंगे? अर्ध आयु काल के लिए t हम मान लेते हैं, अर्ध आयु काल में जो समय लगा t बराबर, हमने छोटी t बराबर मैंने बड़ी t मान लिया, छोटी t बराबर क्या मान लिया मैंने? बड़ी t। तो बेटा और n कितना मानना पड़ेगा? n कितना मानना पड़ेगा? आधा भी खंडित हुआ है ना, तो n0/2 मानना पड़ेगा। अब देखिए इसमें जो यहाँ पे था हमारा n था, n के जगह में कितना रख दिए? n0/2 रख दिए, और इसके जगह ये जो एज इट इज था उसको उतार दिए। उतारने के बाद देखो बेटा यहाँ n0 खत्म, बचेगा कितना? 1/2, और इधर क्या बचेगा? e टू द पावर माइनस लेमडा टी बचा। अब इसको पलटे तो 1/2, 2 ऊपर चला जाएगा, 1 नीचे आएगा, 1 को नीचे दिखाने की जरूरत नहीं है। क्लियर है ना? अब ये भी पलटिएगा तो बेटा देखिए प्लस का है तो ऊपर जाकर ये सॉरी माइनस का है तो यहाँ क्या हो जाएगा? प्लस का e टू द पावर लेमडा टी। क्लियर है? अब दोनों तरफ log e लीजिए, तो दोनों तरफ जब हम log e लेते हैं बेटा, दोनों तरफ log e जब हम लेंगे तो क्या हो जाएगा समझिए, इधर कितना था? 2, तो log e 2 हो जाएगा, इधर क्या था? e टू द पावर लेमडा टी था, तो log e टू द पावर लेमडा टी। देखिए log और एक्सपोनेंशियल सीरीज कट जाता, तो बचेगा क्या? लेमडा टी बच गया, और इधर क्या है? log e, कोई दिक्कत नहीं। आगे बढ़ते हैं। अब यहां से t का मान निकालेंगे तो t बराबर कितना हो जाएगा बेटा? t बराबर ये लेमडा इधर आके हो जाएगा, log e2 का डिवाइडेड हो जाएगा, ये मल्टीप्लाई में t के साथ, इधर आके क्या हो जाएगा? डिवाइड में हो जाएगा। अब देखो बेटा log e2 का मान होता है 2.303 इंटू log बेस 10 2 होता है। अब log बेस 10 का वैल्यू यहां पे लिख चुके हैं हम, देख लीजिएगा, और log बेस 2 का वैल्यू कितना होता है? 0.301, यानी log 2 का वैल्यू इतना होता है। अब दोनों का मल्टीप्लाई कर लेंगे तो अर्ध आयु जो आया t बराबर कितना आया? 0.6931 बटे लेमडा। यहीं तक आपको रेडियो सक्रियता में करना पड़ेगा बेटा, और यहीं तक देखना पड़ेगा। कोशिश करिए कि इसको कर लीजिए,
बाकी तीनों का गुण सब याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चा। और यकीन मानिए यहां से ऑब्जेक्टिव बनेगा, प्लीज इसको छोड़िएगा नहीं। और अब अभी जस्ट ऑब्जेक्टिव का सीरीज चालू होगा, और देखिए बेटा कल एक दिन बचा हुआ है मात्र, अब रगड़ लीजिए एकदम अच्छे से। ऑब्जेक्टिव का सारा सीक्वेंस एक लगातार से देख लीजिएगा, क्वेश्चन लड़ेंगे वहां पे, क्लियर है। और जितना हो सके मैक्सिमम रिवीजन करिए। थैंक यू।